तो बच्चों, मैं दिनेश सर, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा, मैं आज आपके सामने आपके व्याकरण का विषय वाक्य लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा के बारे में जान ले, जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इनको देखते हैं, ध्यान से देखिए। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो, स्वतंत्र हो और अपना पूरा भाव स्पष्ट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आज तक आपने क्या पढ़ा कि शब्दों का सार्थक समूह मानते हैं वो वाक्य होता है, लेकिन वाक्य थोड़े इससे बढ़ के और भी चीज होती है। वो क्या होती है? उन शब्दों को मैंने क्या किया है, अगर आप देख रहे हो, हरे रंग से अंडरलाइन कर रखा है। जैसे पहली चीज तो वो समूह होना चाहिए, और किसका? शब्दों का। दूसरी चीज सार्थक होना चाहिए, वो उसका अर्थ भी होना जरूरी है। अगली चीज है व्यवस्थित, कि वो अपने आप में व्यवस्थित भी हो, स्वतंत्र हो। वो ऐसा ना हो कि अपना एक किस्म से किसी और के ऊपर निर्भर हो, आश्रित हो। वो अपने आप में अपना पूरा भाव स्पष्ट करना चाहिए, उससे एक विचार पूरा व्यक्त होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहा जाएगा। और अगला है पूरा भाव स्पष्ट भी करता हो, कि उससे जो हम कहना चाह रहे हैं, हमारी वो फीलिंग, वो भावनाएं भी व्यक्त हो रही हो। तभी ये जब पांचों चीजें मिल जाएंगी, तभी वो वाक्य कहलाए जाने का अधिकारी होता है। अब हम क्या करते हैं, अपनी इन्हीं चीजों को बारी बारी देखते हैं एक बार, कि इन में से किसी एक चीज के अभाव में कैसे हमारा वाक्य वाक्य नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम पहला एक उदाहरण देखेंगे अपना। मैंने यहाँ पर देखी क्या, दो बहनों भाई राखी बांधी। मतलब हमारे पास यहाँ पे शब्द हैं, लेकिन और शब्दों का समूह भी है, एक दो तीन चार पांच, पांच शब्द हैं, इनका समूह भी है, लेकिन ये अपने आप में वाक्य नहीं है। कारण, क्योंकि इनकी बीच की विभक्तियां नहीं है, इनको जोड़ने वाली चीजें नहीं है, जो इसको सार्थक बनाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। अगर मैं इसी वाक्य में क्या करूं, लिखूं कि दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधी। तो बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि ये वाक्य क्या हो गया अपने आप में, अब पूर्ण वाक्य हो गया। मतलब हमने केवल क्या किया, इसको सार्थक बना दिया। तो केवल शब्द भर मात्र से वाक्य नहीं होता है, उसका सार्थक होना भी अनिवार्य है। तो इस तरह से हमें पता लगा कि सार्थक शब्दों का समूह, मतलब वो समूह तो होना ही चाहिए, वही क्या कहलाता है, अपने आप में वाक्य कहलाता है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा और देखते हैं कि देखो, समझ आई छात्र कविता नहीं को। अब हम अपने तीसरी चीज की बात कर रहे हैं। मतलब ये चीज क्या है, शब्द भी हैं, ठीक है। इनके ये सार्थक केवल तभी हो पाएंगे जब हम क्या करेंगे, इनको व्यवस्थित कर देंगे। मतलब इनकी एक व्यवस्था होती है वाक्य के अंदर, कि कौन सा पद कहां पर आना चाहिए, कौन सी चीज कहां पर आनी चाहिए, उसके हिसाब से अब हम इनको लगाते हैं, तभी जाकर के ये वाक्य कहलाएगा। वरना अभी देखिए, शब्दों का समूह तो है, लेकिन अभी ये वाक्य नहीं है। तो इसको ठीक करते हैं। देख, अगर आप समझ रही हो तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आएगा छात्र को कविता समझ नहीं आई। तो अगर आप देख रहे हो, हमने क्या किया, केवल इन्हीं शब्दों को ही सही स्थान पर जब बैठा दिया, व्यवस्थित कर दिया, तो ये अपने आप में एक उचित वाक्य बन गया। छात्र को कविता समझ नहीं आई। तो बच्चों, शब्दों का सार्थक समूह तो हो, साथ में व्यवस्थित भी होना जरूरी है। अब इतनी बात से थोड़ा और आगे चलते हैं कि देखिए, जब मैं वहां पहुंचा, तो ये सार्थक शब्दों का समूह भी है और अपने आप में व्यवस्थित भी है। लेकिन बच्चों, ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र नहीं है। ये अपना पूरा भाव स्पष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये निर्भर कर रहा है आने वाले वाक्य के ऊपर, कि जब मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना। वो बात कौन पूर्ण करेगा, वो बात अगले वाला वाक्य पूरा करेगा, जो हमारे पास है नहीं। मतलब ये अपने आप में एक अधूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य नहीं है। इस कारण ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। तो चलो, इसको भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब मैं वहां पहुंचा, तो आप आगे कोई भी सेंटेंस लिखिए, लेकिन ऐसा हो कि इसका भाव स्पष्ट हो, ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा, तब तक वह जा चुका था।
अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो ये पूरा का पूरा वाक्य है अब वाक्य कहला सकता है, क्योंकि अब जो है ये पूरा वाक्य अपना एक भाव स्पष्ट कर रहा है, तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। अब ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। तो अब ये हमारा जाके वाक्य पूरा बन पाया है। यहां तक वाक्य नहीं था, ये अधूरा था। ठीक है, तो कुल मिला के शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो, स्वतंत्र हो, और आगे एक चीज और मेन चीज जो मैंने बताई थी आपको, अपना पूरा भाव स्पष्ट करे। उसका भाव स्पष्ट करना भी अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है गलत चीज भी स्पष्ट कर दे वो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब अगर कोई ढंग से समझ पा रहा हो तो वो तो हंसने भी लग जाएगा। देखिए जरा, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अगर किसी मूर्ख को ये बात कह दी गई तो पहले क्या करेगा, खरगोश को काटेगा और फिर गाजर लेके उसको खिलाएगा कि ले भाई खा ले अब तू। लेकिन कटा हुआ खरगोश गाजर खाने वाला नहीं है। मतलब ये वाक्य तो है। देखिए हमारे पास शब्द भी हैं, सार्थक भी हैं, व्यवस्थित तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है नहीं हो, लेकिन स्वतंत्र भी है। पर ये अपना भाव स्पष्ट नहीं कर रहा है। इसका भाव स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पद क्रम को बदलना पड़ेगा, इसके भाव को सही करना पड़ेगा, अच्छी तरह से बताना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो अगर अब आप देख सकते हो तो अब क्या हुआ, हमने इनका पदक्रम भी सही कर दिया और अब निचले वाला जो वाक्य है वो अपना भाव भी स्पष्ट कर रहा है कि काटना खरगोश को नहीं है, काटना किसको है, गाजर को है। तो बच्चों इस तरह से क्या होता है, हमारे शब्द की पांचों शर्तें पूरी होती हैं। 1 2 3 4 5, मतलब हमारे सार्थक शब्दों का समूह जो अपने आप में व्यवस्थित हो, स्वतंत्र हो और अपना पूरा का पूरा भाव स्पष्ट करता हो, वही वाक्य कहलाने का अधिकारी है। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी। इन्हीं चीजों के नीचे मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया हुआ था। तो मैं आशा करता हूं इन सभी के माध्यम से आपको वाक्य समझ में आया होगा कि वाक्य के लिए कौन कौन सी अनिवार्य शर्तें होती हैं। और सबसे मेन चीज देखिए यहाँ पर, एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द या पद समूह। हम इनको शब्द भी बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं। जब पद परिचय था तब हमने समझाया था आपसे कि वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त हो जाता है वो पद कहलाता है। तो इनको विद्वान शब्द समूह बोलते हैं और पदों का समूह भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या करें, शब्द या पद समूह एक पूरे विचार को पूर्णता से प्रकट करे। तो अगर हम देख पा रहे हो हमारे जो अब ये वाक्य बने हैं, कौन सा, ये वाला वाक्य, इधर ये वाला वाक्य, इधर जो था ये वाला वाक्य, इधर जो था नीचे वाला वाक्य, ये चारों के चारों वाक्य क्या कर रहे हैं, हमारे पूरे के पूरे भाव को स्पष्ट कर रहे हैं, एक विचार को स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर तो राखी बांधने वाली बात थी, यहाँ पर एक छात्र को कविता समझ में नहीं आई थी और वो जब तक पहुंचा वो जा चुका था। इधर जो है काटना खरगोश को नहीं है, गाजर को काटना है। तो एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो बच्चों ये होता है वाक्य। अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि हमारे वाक्य के दो प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों आपने पहले भी 6, 7, 8 और 9th में मतलब आपने पढ़े होंगे कि वाक्य के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, उद्देश्य और विधेय, ये सभी जानते होंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दशरथ पुत्र राम ने वर्षों पहले रावण को मारा था। ये घटना हुई थी, सभी जानते हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं, जानते हैं आप लोग। तो ये क्या है, इस वाक्य के अंदर उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ये चीजें क्या होती हैं, हम पूरे ढंग से इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जान लें कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता सबसे अहम होता है, जो क्रिया करता है। मतलब यहाँ पर रावण मारा गया, उसको मारा किसने, राम ने। मतलब हमारा कर्ता सबसे इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्य के अंदर। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में, मतलब कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है। हमने किसके बारे में बताया इस वाक्य के अंतर्गत, हमने बताया सबसे प्रमुख रूप से राम के बारे में, कर्ता के बारे में, कि राम ने क्या किया था, वर्षों पहले रावण को मारा था। ठीक है, तो इस वाक्य में हमने जिसके बारे में बात की वो थे राम। तो जो राम के बारे में बातें हुई, इसके हिस्से जो भी वाक्य आता है उस वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब राम ने ही उद्देश्य के अंतर्गत केवल क्यों नहीं आ पाया, दशरथ पुत्र क्यों आया, क्योंकि दशरथ पुत्र का जो है ये वर्ड जो है, इसका संबंध राम ने से, ये कर्ता से है, ये कर्ता का ही विशेषण है कि राम किसका बेटा था, दशरथ का, और बेटे के लिए पुत्र शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ। तो बच्चों इस तरह से क्या होता है कि कर्ता और कर्ता का विस्तार, मतलब राम और राम का विस्तार क्या है, ने, ये इसका विस्तार होता है, जो इसका पूरक भी कहलाता है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार, और साथ में अगर कर्ता का विशेषण है,
केवल कर्ता का विशेषण। जैसे मैंने अभी बताया दशरथ पुत्र राम ने, किसका पुत्र? दशरथ का। तो ये क्या है? इसका विशेषण है, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। और विशेषण का भी विस्तार, मतलब दशरथ पुत्र, तो पुत्र क्या है? विशेषण का विस्तार है। तो इस तरह से कर्ता और कर्ता का विशेषण और विशेषण और कर्ता दोनों का ही विस्तार किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य के अंतर्गत आता है, जैसे हमने यहां पर किया। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से हमारा कर्ता और वाक्य में जिसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाए या कहा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, हमारा विधेय क्या होता है। जैसे उद्देश्य का संबंध था कर्ता से, वैसे ही विधेय का प्रमुख रूप से संबंध होता है क्रिया से। क्योंकि बच्चों किसी वाक्य को बनाने के लिए हमें ये दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? कर्ता और क्रिया। ठीक है, अगर किसी वाक्य के अंदर ये चीजें नहीं हैं तो वो अपने आप में वाक्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यही दो प्रमुख रूप से अंग होते हैं। अब आप जानते हो अंग तो क्या होते हैं? जिनसे मिलकर चीजें बनती हैं। हमारे हाथ, पैर, नाक, आंख, मुंह, ये सब चीजें हमारे अंग हैं। अगर ये हमारे अंदर हमारी कोई चीज हो ही नहीं तो अपंग कहलाते हैं, हम फिर मानव थोड़ी कहलाएंगे, पूर्ण। तो यही होता है कि अगर इनमें से ये कोई चीज ना हो तो वो अपने आप में वाक्य नहीं कहलाता है। तो जैसे उद्देश्य का मतलब था कर्ता, तो यहां पर विधेय का संबंध रखिए आप क्रिया से। ठीक है ना? तो विधेय होता है क्रिया। अब ये चीज क्या होती है? वाक्य में उद्देश्य कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, मतलब आप ध्यान से देखें यहां पर कि इस वाक्य में क्या किया गया है कि इसमें बताया गया कि राम ने क्या किया, मतलब उद्देश्य जो था उसने क्या किया, वो चीजें विधेय के अंतर्गत आएगी। उसने क्या किया था? वर्षों पहले रावण को मारा था। तो बच्चों, मतलब कर्ता ने क्या किया, वो क्रिया जो होती है उसका पूरा का पूरा विस्तार, उसका पूरा का पूरा बंध, मतलब क्रिया बंध, वो पूरा किसके अंतर्गत आता है? वो विधेय के अंतर्गत आता है। तो जैसे हमने बताया था उद्देश्य के अंतर्गत संज्ञा और विशेषण आती हैं, उनके विस्तार आते हैं, ऐसे ही विधेय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं देख ले एक बार। पहली चीज तो क्रिया ही आती है। देखो इस सेंटेंस में क्रिया क्या है हमारी? मारना। सबसे मुख्य क्रिया तो यही थी। ठीक है ना? तो ये तो आएगी ही आएगी। अब मारना का संबंध देखिए कहां तक फैला हुआ वाक्य के अंदर। मारा था भी इसके अंतर्गत आ, क्योंकि ये इसका विस्तार है, मैंने पहले ही बताया था आपको, विस्तार इसके अंतर्गत आता है। तो मारा ये विधेय हो गया, ये इसका ये हो गया, मतलब था, ये इसकी मुख्य रूप से क्रिया हो गई। अब हम चलते हैं आगे। कर्म। कर्म भी जो होता है उसका पूरा का पूरा, मतलब क्रिया का पूरा प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है। मारा किसको था? रावण को, मतलब रावण के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ा क्रिया का। तो रावण भी जो होगा यहाँ पर, मतलब कर्म भी जो होगा हमारा वाक्य का, वो भी विधेय के अंतर्गत आएगा। तो रावण को मारा था, तो ये इतना भी विधेय हो गया। और आगे आता है क्रिया विशेषण। मतलब अगर किसी क्रिया की विशेषता बताई, तो सिंपल सी बात है, क्रिया ही मैंने बताया विधेय, तो क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगी? वो भी विधेय के अंतर्गत ही आएगी। कब मारा था? वर्षों पहले। तो अगर आप देख रहे हो ये वर्षों पहले क्या है? अपने आप में क्रिया विशेषण है, और ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी अपने आप में विधेय के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर क्रिया का विस्तार था, कर्म का विस्तार को, और क्रिया विशेषण का विस्तार क्या है? पहले। मतलब ये तीनों चीजें मिलाकर हमारा क्या बनता है? विधेय। बड़े ही आसान शब्दों में बेटा इन चीजों को क्या करते हैं हम, कि जिसके बारे में जो मतलब कर्ता है, अगर उसके बारे में कोई बात कही जाए तो वो तो अपने आप में उद्देश्य है, और कर्ता ने क्या किया अगर उसके बारे में कोई बात बताई जाए तो वो होता हमारा विधेय। अब क्या होता है, जरूरी नहीं कि उद्देश्य आगे ही आए। जैसे दशरथ पुत्र राम ने वर्षों पहले रावण को मारा था, इसमें उद्देश्य पहले है, विधेय बाद में है। नीचे अगर हम देखें, एक उदाहरण में लिखा हुआ है, छोटे बच्चे को पानी पिला दो। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जो छोटे बच्चे को है यहाँ पर, ये अपने आप में जो है एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर हमारे उद्देश्य भी है और विधेय भी है। मतलब छोटे बच्चे को, यहां तक तो हमारा उद्देश्य और बाद में हमारा क्या है? विधेय है। इसमें भी पहले उद्देश्य आया, बाद में विधेय आया। ठीक है, नीचे भी हम देखेंगे, दूसरों के साथ मीठे बोलने वाले व्यक्ति, मतलब कर्ता कौन है यहाँ पर? बोलने वाला जो व्यक्ति है वो है। और ये सब क्या है? इसकी मतलब विशेषताएं हैं कि दूसरों के साथ मीठा बोलने वाला व्यक्ति। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? यहां से यहां तक हम अगर बोलेंगे तो ये सब चीजें उद्देश्य के अंतर्गत आएंगी, और बाद में क्या आएगा? विधेय आएगा। सबके मन को बातें हैं, ये क्या अपने आप में विधेय है। मतलब व्यक्ति तक हमारा क्या है? उद्देश्य है। हमने अभी तक तीनों वाक्यों के अंदर क्या देखा कि शुरुआत में हमारा उद्देश्य आया और बाद में विधेय आया। लेकिन अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से देखें, अगर इसको क्या कर दें कि वर्षों पहले को उठाकर आगे ले आए हम, अगर यहां पे लिख दें वर्षों पहले दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा था।
अब वर्षों पहले आगे आ गया, तो बताइए क्या वो उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा वर्षों पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेशक ही वो आगे आ जाए कि वर्षों पहले दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा था, फिर भी वर्षों पहले ही क्रिया हुई थी, वर्षों पहले दशरथ पुत्र राम की इससे इससे कोई संबंध वर्षों पहले का नहीं होगा, उसका संबंध क्रिया से ही रहेगा। तो कुल मिला के विधेय का आधा हिस्सा कहां पे आ गया? अब आगे आ गया। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उद्देश्य ही हर बार आगे नहीं होता है, कई बार विधेय भी हमें आगे मिल जाता है। जैसे हम वर्षों पहले को आगे लिख दें तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा? फिर अपने आप में वो भी वहां पर विधेय रहेगा और बीच में उद्देश्य आ जाएगा, और फिर लास्ट में रावण को मारा था वो भी अपने आप में विधेय होगा। तो विधेय से भी कभी कभी हमारे वाक्य की शुरुआत हो सकती है। तो बच्चों ये थे वाक्य के अंग, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आए होंगे। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जो ये अंग होते हैं ये एक सरल वाक्य के ही होते हैं, ठीक है ना? ये हो सकते हैं किसी संयुक्त वाक्य में भी, लेकिन वहां पर बेटा ज्यादा होंगे। एक उद्देश्य और एक विधेय क्या होता है? अधिकतर सरल वाक्य के अंदर होता है। कुल मिला के विधेय तो केवल एक ही सरल वाक्य के अंदर होता है, उद्देश्य फिर भी हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, लेकिन विधेय केवल एक ही होता है। और इससे संपूर्ण, जैसे दशरथ पुत्र राम ने वर्षों पहले रावण को मारा था, ये अपने आप में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। छोटे बच्चे को पानी पिला दो, ये अपने आप में कौन सा है? सरल वाक्य है। और दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति, सबके मन को बातें हैं, ये भी अपने आप में सरल वाक्य हैं। तो ये वाक्य के जो अंग होते हैं प्रमुख रूप से सरल वाक्य के ही माने जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वाक्य और वाक्य के अंग। मैं आशा करता हूं आपको समझ में ये आया होगा।